अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद टॉक्स जो हो रहे थे पाकिस्तान की मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के दरमियान, उस संडे सुबह ख़त्म हो गए और उसका ऐलान सबसे पहले जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने आके कहा कि बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई, बातचीत हुई, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हो सकी, यानी कि कोई अग्रीमेंट जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हो सका। अब ये जो पूरा 24 घंटे का सिलसिला था जिसमें इरानियंस, अमेरिकन्स पाकिस्तान आए, फिर एक पूरा डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ। इस दौरान क्या होता रहा, यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद था और एक ऑप्टिमिज्म था जो मैंने सहाफ़ियों में भी देखा, पाकिस्तानियों में भी था, पूरी दुनिया में था। एक ऑप्टिमिज्म था कि शायद अब ये जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं एक आर्जी सीज़ फायर करके, तो शायद एक मुस्तकिल सीज़ फायर करके ही टेबल से उठेंगे। ये एक ऑप्टिमिज्म था क्योंकि उनको बिठाना इतना मुश्किल था। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसा नहीं है कि पिछले महीने शुरू हुआ है या फरवरी में शुरू हुआ है। हाँ, इस जंग का स्पेल फरवरी में शुरू हुआ है, लेकिन ये हर किसी को पता है कि 1979 में इनकलाब ईरान के बाद से ताल्लुकात इनके ख़त्म है, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे। लड़ाई हमने पिछले साल जून में भी देखी थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है और इस लेवल के टॉक्स जिसमें वाइस प्रेसिडेंट हो, दूसरी तरफ से वजीर खारजा हो और उनके स्पीकर हो पार्लियामेंट के, इस लेवल के टॉक्स और वो भी आमने सामने बैठ के बराह रास्त, ये पहले नहीं हुए। ओमान ने की सालिसी, उसमें भी इनडायरेक्ट टॉक्स थे और इस सतह पे नहीं हुए थे, इस लेवल पे नहीं हुए थे कि अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट भी हो। तो 1979 के बाद ये पहला मौका था कि आपस में साथ बैठे थे, इसलिए एक ऑप्टिमिज्म था कि शायद कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जितनी इतलात भी आ रही थी, वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये मीटिंग्स इतनी ज़्यादा क्लोज डोर थी कि जिस दौरान ट्राई पार्टी बातचीत चल रही हो, यानी कि जिसमें पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा हो और दोनों साथ बैठे हुए हों, या पाकिस्तान इंडिविजुअली अलग अलग बात कर रहा हो ईरान से और अमेरिका से, उसकी कोई खबर किसी को नहीं पता थी। उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो प्योर स्पेकुलेशन थी। इंटरनेशनल मीडिया, कुछ सरीना होटल में मौजूद थे उनके लोग, उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे ऑब्वियसली, जो वहाँ पर डिस्कशन चल रही थी, लेकिन वो सरीना होटल में मौजूद थे, शायद दूसरे फ्लोर पर होंगे, लेकिन वो भी जो इतलात दे रहे थे अपने चैनल पर या किसी और को दे रहे थे, वो आखिर में सब गलत साबित हुई, यानी कि वो सिर्फ स्पेकुलेशन थी। तो उस वक्त खबर किसी के पास नहीं आ रही थी, बट एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म था कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, ये मुमकिन नहीं है कि इतने सालों बाद दो ऐसे फरीक साथ बैठे हैं जिसमें बदएतमादी इतनी ज़्यादा हो। ईरान कहता हो कि जब भी आप बात करते हो हमसे, गुफ्तगू के दौरान हमला कर देते हो। इसके अलावा अमेरिका का एक खदशा कि नहीं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, आपकी वजह से इसराइल को खतरा है जो कि हमारा इत्तेहादी है, खलीजी ममालिक को खतरा है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। तो रियलिस्टिकली अगर आप देखें, शायद ये मुमकिन नहीं था कि एक सिटिंग में इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल आता। तो इस वीलॉग में मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊँगा पूरा प्रोसेस कैसा था, बॉडी लैंग्वेज, डिस्कशन, टोन और किन चीज़ों पर इख्तलाफ हुआ। लेकिन वो बताने से पहले जो अच्छी बात है और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इंगेजमेंट जारी है, अमन के लिए कोशिशें भी जारी रहेंगी, पाकिस्तान का किरदार भी रहेगा और उम्मीद भी जिंदा है कि शायद इस डिप्लोमेसी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कोई ना कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे और एक मुस्तकिल जंगबंदी हो सकेगी। तो ये उम्मीद भी जारी है, ये कोशिश भी जारी है और पाकिस्तान का जो किरदार था मीडिएशन का, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जारी है। और इससे बड़ी खबर ये कि जब ये वफूद मीटिंग्स इन्होंने ख़त्म की और गए, तो भी एक ऑप्टिमिज्म था कि ये दोबारा बैठेंगे और ये प्लान तय है कि ये फरीकैन दोबारा बैठेंगे। मकाम क्या होगा ये अभी तक नहीं पता, तारीख क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन जो आर्जी सीज़ फायर है वो 21 को ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसमें अभी भी 9 दिन बाकी हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्द इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 या किसी और मकाम पे आप टॉक्स 2.0 देखें। हो सकता है उसमें यही फरीक हो सकता है इजाफी फरीक हो, लेकिन अब जब ये उठे हैं यहाँ से, तो एक ये बात है कि ये दे विल मीट अगेन। और दूसरा, ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कि जो भी बातचीत हुई है उस पर हम जाएंगे, अपनी लीडरशिप के पास मामलात को लेके जाएंगे, उनसे हम जो है मजीद अहकामात लेंगे और फिर वापस बैठेंगे। तो ये एक तो मूड भी नज़र आ रहा है और हमारे ज़राए बताते हैं कि उनकी तरफ से ये बात भी की गई है। ऑब्वियसली इसमें हो सकता है कि कुछ लचक ईरान को दिखानी पड़े, कहीं लचक जो है वो अमेरिका दिखाए। ये भी हो सकता है कि इस दौरान आप बड़ी शोला बयानी देखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये कोई दो दोस्त आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे, दो दुश्मन हैं जो जंग के दौरान बातचीत करें। तो इसमें बैक एंड फोर्थ जो है वो हो सकता है, बट ये पॉजिटिव बात है कि इंगेजमेंट विल कंटिन्यू और जल्द इन फरीकों के दरमियान दोबारा मुलाकात होगी। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस कैसा था। और ये मैं जब आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि मैं थर्ड सोर्स के ज़रिए आपको बता रहा हूँ,
ऑथेंटिक जो लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, उस ज़राए से जो हमारे पास खबरें आई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो प्रोसेस की ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहला और जो सेकंड और फर्स्ट राउंड था वो इंडिविजुअली था, यानी कि पाकिस्तान का वफ़द जो है वो उन्होंने अमेरिका से भी मुलाकात की, अमेरिकन वफ़द से, ईरान के वफ़द से मुलाकात की, और डिस्कशन जो भी हो रही थी पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली पेपर एक्सचेंज कर रहा था, ड्राफ्ट एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन जो तीसरा राउंड था उसके बाद से ट्रायलैटरल मुज़ाकरात शुरू हुए, और जैसे बताया गया कि 6 से 7 राउंड हुए, यानी कि उस दौरान भी ब्रेक्स आती रही। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, जो ट्रायलैटरल जिसको हम कह रहे हैं ट्राई पार्टी मुज़ाकरात के, यानी कि पाकिस्तान मीडिएशन बीच में बैठा हुआ है और अमेरिका और ईरान दो तरफ अलग अलग तरफ बैठे हुए, और पाकिस्तान अपने पॉइंट्स भी दे रहा है, सॉल्यूशंस भी वहाँ पिच इन कर रहा है, और वो डिस्कशन जारी है। उस मुलाकात से पहले एक मुलाकात पाकिस्तान ये करवाने में भी कामयाब हुआ था जिसमें ईरानी और अमेरिकन एक कमरे में थे, मतलब उसमें पाकिस्तान नहीं था। अमेरिकन और जो इरानियन वफ्द है वो एक कमरे में मौजूद था। उन्होंने 6-7 मिनट की डिस्कशन की, और इसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो ममालिक हैं ये आपस में बैठे, जिसमें 2 फरीक और एक मीडिएटर था, और वो फिर प्रोसेस शुरू हुआ, जो कि 6-7 मीटिंग्स हुई। इस दौरान भी इंटरेस्टिंगली जितने भी ब्रेक्स लिए गए, चाय का ब्रेक, कॉफ़ी का ब्रेक, खाने पीने का ब्रेक, उसमें भी हमारे ज़राए बताते हैं कि ये दोनों वफूद जो हैं अमेरिका और ईरान के वो साथ साथ थे, यानी कि बातचीत उसमें हो रही थी। अब मैंने अपने सोर्स से ये भी पूछा है कि ये जो मुज़ाकरात थे इसमें टोन क्या होती है। जाहिर सी बात है, आप एक आम आदमी हैं जिन्होंने कभी डिप्लोमेटिक लेवल्स के मुज़ाकरात नहीं देखे, तो हमारी भी बड़ी एक ये कोशिश होती है जानने की कि वहाँ पे टोन क्या थी, दो दुश्मन आपस में बैठे हुए किस लेवल पे बातचीत होती है। तो देखिए, बहुत सारी डिस्कशन जो है वो एक नॉर्मल लहजे में हुई, सॉफ्ट लहजा जिसको आप कह सकते हैं, कि उसमें बातचीत हो रही थी, ये हमारा प्रपोजल है, ये आपका प्रपोजल है। लेकिन कुछ जगहों पे इमोशनली चार्ज्ड जिसको हम कह सकते हैं वो डिस्कशन भी हुई है, और मैंने ये पता करने की कोशिश की है, और मुझे बताया गया है हमारे ज़राए ने कि कुछ मौके ऐसे थे, जैसे जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो इस बात का भी जिक्र हुआ ईरान की तरफ से कि ओमान जो है वो सालिसी करवा रहा था, और ईरान ने बहुत सारी उनकी शराइत मान ली भी गई थी जो अमेरिका की थी कि स्टॉक पाइल को हम डाउनग्रेड करेंगे या मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। उसके लिए ईरान तैयार हो गया था, तो लिहाजा फिर भी जो है इसराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका उसकी मामलत कर रहा है। तो ये बाकायदा वहाँ पे ब्लेम गेम और शिकायतें भी हुई। ईरान की तरफ से एक्सप्रेस किया गया कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, बट हमारा ट्रस्ट नहीं है और हमारा एतमाद नहीं है कि जो चीज़ बातें हो रही होती है उस पर आप पूरा उतरेंगे। 2 दफ़ा आप ये कर चुके हैं, जून 2025 में आपने ये किया और फिर फरवरी 2026 में भी आपने ये किया। तो ये ब्लेम गेम भी हुई, इमोशनल डिस्कशन भी हुई। इसी तरह अमेरिका के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान को लेकर, जिसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा इशू है, जिसमें जो इत्तेहादी है ईरान के हिज़्बुल्लाह समेत हमास, हूतीज़, उनके हवाले से बड़े उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही टोन में पिच कभी ऊंची जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी इमोशनल डिस्कशन होती है। तो ये सारी ब्लेम गेम के साथ ये तमाम चीज़ें वहाँ पे होती रही, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। 2 ऐसे लोग जिनके दरमियान बदएतमादी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके दरमियान आप कैसे मीडिएशन करते हैं। और इसीलिए हमारे ज़राए बताते हैं कि जिन नुकात पर इत्तेफाक भी हुआ है वो आके एक्सप्रेस तो नहीं किए गए, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी जो भी मीडिएशन कर रहे हैं वो भी इस बात का एहतियात करेंगे कि फ़िलहाल ज़्यादा डिस्कशन ना हो चीज़ों पे। लेकिन जिन नुकात पे इत्तेफाक भी हुए हैं उसमें ऐसा नहीं कि दोनों बड़े आराम से राज़ी हो गए। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पिच इन किया, अपने नुकात दिए, और कहीं ना कहीं जो ब्रिज का किरदार है वो पाकिस्तान ने अदा किया और दोनों फरीकों को वो पास लेकर आए। क्या नुकात ऐसे हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ जिस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो वहाँ पे मूड था जब जा रहे थे जेडी वेंस, और जब ईरानियन वफ़द जो है वो संडे दोपहर को वापस गया, तो मैंने अपने सोर्स से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल हमें लगता है, हमारा तजुर्बा ये बताता है, जो हमने देखा है माहौल ये बताता है कि डिस्कशन इस किस्म की हुई है कि वो दोबारा पलट के आपस में बैठना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक मुस्बत बात है कि शायद टॉक्स नतीजा खेज नहीं हुई, अग्रीमेंट नहीं हुआ, बट वो कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे दोबारा बैठ के बात करें। इसमें एक कंसर्न पाकिस्तान का या किसी भी मीडिएटर का हो सकता है, आई एम श्योर दोनों फरीकैन का भी था, कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान ये चाहता था कि ये सारे जो टॉक्स है ना ये उसी दिन कंक्लूड कर जाए, यानी कि संडे मॉर्निंग तक कंक्लूड कर जाए। क्योंकि होता ही है बाज़ दफ़ा कि आपने चंद नुकात पे अग्री कर लिया है, लेकिन जब आप फिर अपने मुल्क वापस जाते हैं, अपनी लीडरशिप से आप डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोबारा उस पर बैक एंड फोर्थ हो सकता है। या इससे ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि जो डिट्रैक्टर्स हैं
वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। आपको पता है कई ममालिक इसराइल समेत ऐसे हैं, इंडिया भी है, जो कि ज़्यादा खुश नहीं है इस किस्म के सीज़ फायर से, या वो इस बात से खुश नहीं है कि पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, या इस बात से खुश नहीं है कि ईरान को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर इस खत्ते में कैसे रहने दिया जा सकता है। तो वो ममालिक जो है ना, वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जब आपकी एक बैठक है, चाहे वो जितनी भी तवील हो, लेकिन उसमें आप मामलात को कंक्लूड कर लें, कोई पेपर पे दस्तखत हो जाए, तो वो आइडियल सिनेरियो रहता है। लेकिन वो तो ऑब्वियसली हुआ नहीं, कोई प्रॉडर फ्रेमवर्क भी नहीं बनाए, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस मरतबा इस दौरान सब एक तहम्मुल का मुजाहरा करें, पेशेंस का मुजाहरा करें, और जो डिट्रैक्टर्स हैं उनको कामयाब होने से रोकें। अच्छा, अब मैं ज़रा उन नुकात की बात करता हूँ कि कौन से पॉइंटर्स हैं जिस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप मीडिया में देख चुके हैं, उसकी तफसील मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि अंदर डिस्कशन हुई क्या है। देखिए, 3 बुनियादी नुकते हैं जिस पर इख्तलाफ जो है वो कायम है। एक ये कि जो फ्रीज़ एसेट्स हैं, जो कि ईरान ने प्री कंडीशन भी लगाई थी कि हमारे जो फ्रीज़ एसेट्स हैं वो जो है आप उसको मुंजमद ना रखें, अनफ्रीज़ करें। और इस पर एक ख़बर ये भी आई थी जब मुज़ाकरात शुरू हुए, रॉयटर्स ने कहा कि इरानियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अग्री कर लिया है कि कतर में आपके $6 बिलियन के असासे हैं, उनको हम अनफ्रीज़ करते हैं। लेकिन बाद में वाइट हाउस की तरफ से इसकी तरदीद आ गई थी। बहरहाल ये कहा जाता है कि $27 बिलियन हैं ईरान के, जो उन्होंने तेल बेचा मुख्तलिफ ममालिक को, जिसमें फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ और कंट्रीज़ हैं, उनसे वो पेमेंट ईरान को होनी है $27 बिलियन की। तो वो ईरान चाहता है कि उसको आप अनफ्रीज़ करें ताकि रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हो। इस नुक्ते पे हमारे ज़राए बताते हैं कि आगे चल के अमेरिका अग्री कर जाएगा, यानी अभी अग्री कर गया है, सिर्फ टाइम फ्रेम का है कि कब वो रिलीज़ करने। ऑब्वियसली अमेरिका की कुछ शराइत होंगी कि पहले आप ये करें फिर हम अनफ्रीज़ करेंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल इस पर एक एग्रीमेंट ये इस तरह का है कि ईरान के जो पैसे हैं मुंजमद, उनको अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा। दूसरा जो एक बड़ा नुक्ता था, जो 2 बड़े नुक्ते हैं, वो है अमेरिका ये चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना हासिल कर सके। अब इसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है, मतलब आप अगर 1980 लेट 80s से बयान उठा के देखें, 90s के देखें, 2000 में देखें, नेतन्याहू बार बार ये बयान दे चुका है कि कभी कहते हैं 2 साल है, कभी कहते हैं 6 महीने, कभी कहते हैं 2 दिन में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में ईरान जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल हासिल कर लेगा, लेकिन ये अब तक हुआ नहीं है। इनफैक्ट मजाक खेज़ बात यह है कि जून 2025 की जो जंग थी, जब इसराइल ने हमला किया, बाद में अमरीकी B-2 बॉम्बर आए, उन्होंने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान की, उस पर हमला किया और आकर फिर कहा कि देखें हमने मुकम्मल तौर पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दिया, वो तो इतना पीछे चले गए, पता नहीं वो 5-10 साल तक तो न्यूक्लियर बना ही नहीं सकेंगे। इस मरतबा भी जो जंग हुई है उसमें भी बार बार ये कहते हैं कि हमने ईरान को इतने साल पीछे भेज दिया, स्टोन एज में भेज दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन तो बना ही नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी डिमांड ये है कि न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। उसकी वजह यह है कि ईरान के पास अभी भी इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, और इन मीटिंग्स में ख़ास तौर पे इस बात पर डिस्कशन हुई कि ईरान उस इनरिच्ड यूरेनियम को ख़त्म कर दे, किसी दूसरे मुल्क को दे दे या बेच भी दे। इवन ये भी बात की गई अमेरिका की तरफ से, एक प्रपोजल ये भी था, आप इसको बेच दें ओपन मार्केट में, या आप इसको ख़त्म कर दें, या आप इसको हैंड ओवर कर दें, लेकिन ये आप अपने पास नहीं रख सकते। ये नुक्ता डेडलॉक वाला नुक्ता था। ईरान इस पर नहीं माना। ईरान ने कहा हम ये अपनी इनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे। और ऑब्वियसली एक हद तक आप यूरेनियम को इनरिच करते हैं ताकि आप उसको सिविल फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, लेकिन अगर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम होगा, मैं कोई ऑब्वियसली साइंसदान तो नहीं हूँ, लेकिन जितना हमें समझ आता है वो यही है कि अगर हाईली इनरिच्ड होगा तो उससे आप न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं, जो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान ना बनाए। बल्कि इस खित्ते के कई ममालिक ऑब्वियसली चाहेंगे, जो खलीजी ममालिक है वो भी चाहेंगे कि ईरान इतना ताकतवर ना हो कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। तो इस पर ईरान ने जो है वो बात नहीं मानी। अब यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जो टॉप क़यादत है ईरान की, वो ये कह चुकी है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। ओबामा एकॉर्ड जो था उनके साथ, उसमें भी यही तय किया गया था कि मॉनिटरिंग होगी कि जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट ईरान कितनी करता है, उसमें बाकायदा वॉच डॉग्स को बिठाया गया था। तो अब अगर ये एक स्टेटेड पोजीशन है ईरान की कि हमने इनरिच्ड यूरेनियम नहीं बनाना है, तो फिर वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? शायद इसकी वजह ये हो कि वो उसको एक लेवरेज के तौर पर रखना चाहते हो, यानी कि अब उनको पता है कि कभी भी इसराइल अमेरिका पे धमाका कर सकता है, तो फिर हम क्यों अपना गिव अप करें ये सब कुछ, हमें कुछ ना कुछ कार्ड्स अपने हाथ में रखने पड़ेंगे। ये इसकी एक ऑब्वियस वजह नज़र आती है। लेकिन क्या ये नुक्ता इतना अहम है कि इसको लेवरेज पे इस्तेमाल करने के बजाय वो इस पूरे मुज़ाकरात या पूरी जो डील है उसको ख़राब कर सके? ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इस पर ईरान के अंदर बड़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी कि अगर हमें न्यूक्लियर बनाना ही नहीं है
तो हम इनरिच्ड यूरेनियम क्यों अपने पास रख रहे हैं? क्या लेवरेज के लिए रख रहे हैं? और इस लेवरेज से क्या हमें मुकम्मल तौर पे जो भी एक डील हो सकती है अमेरिका के साथ, क्या वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी? तो इस पर उन्होंने गौर करना है। और ये जो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी अहम है। ये दौराने डिस्कशन सामने आई कि पाकिस्तान भी इस न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, ये यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम, उसको गार्ड कर सकता है, यानी कि वो महफूज रखे और पाकिस्तान उसका एक तरीके से कस्टोडियन बन जाए या उसकी मॉनिटरिंग करता रहे। इस किस्म का प्रपोजल भी ज़ेरे बहस आया, बट इस पर ऑब्वियसली इत्तफाक तो नहीं हो सका। इत्तफाक हो जाता तो शायद दोनों फरीकों की तरफ से अगर इत्तफाक हो जाता, फरीकैन की तरफ से, तो फिर शायद ये मामला रहता ही नहीं, ये तो सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन ये बात ज़ेरे बहस ज़रूर आई है मीटिंग में, इंपॉर्टेंट बात है बड़ी, लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हो सका। किसकी तरफ से पिच की गई ये मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से ना ही बताई जाएं तो बेहतर है, लेकिन इस पर ज़रूर बात हुई। दूसरा जो है, यानी पाकिस्तान एक न्यूट्रल किरदार अदा करे इस सारे मामले को लेकर। दूसरा एक और जो मसला है वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखें, जब ये जंग का आगाज़ हुआ तो अमेरिका की बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं। हम आपका बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, हमें न्यूक्लियर वेपन वाला ईरान नहीं चाहिए, ये सारी उनके डिमांड्स में था और ये सारी डिस्कशन होती रहती थी जब भी मुज़ाकरात ईरान के साथ हुए। अब जब जंग स्टार्ट हुई और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करके एक वाइल्ड कार्ड या एक लेवरेज मिल गया ईरान को, तो अब ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी इन टॉक्स का बुनियादी हिस्सा बन चुका है। और अगर अमेरिका इस जंग से बिल्कुल ही निकल जाता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास छोड़ के, तो लोग तो थू कहेंगे। वो कहेंगे जीत कहाँ की है भाई? आपकी इस जंग के आगाज़ से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो एक ओपन वाटर्स थे, वहाँ से आते थे, वेसल्स गुजरते थे, कोई नहीं रोकता था। आपने ये जंग मुसल्लत की, ना आप रिजीम चेंज कर सके, बल्कि आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान को दे दिया है। और ये सिर्फ मसला इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए सिम्बॉलिकली नहीं है, ये खलीजी ममालिक के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कहेंगे भाई आप हमारा दिफा करते हो, हम आप में आपके आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड यू से कि वी विल डिफेंड यू। ये कैसा डिफेंस है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जहाँ से हमारा ऑयल जाता है, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल जाता है, वो आपने ईरान को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ईरान को भी ये पता है कि फौरी तौर पर वो यहाँ से अगर अपने आप को ईज आउट कर दें या हुर्मुज़ को खोल दें, तो फिर ऑब्वियसली उनके पास वो लेवरेज नहीं रहेगा। और वो ये भी समझते हैं कि यहाँ से अब वो एक कमा सकते हैं और इसको हमेशा के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे इस पे डिस्कशन हुई और इस पे भी ऑब्वियसली कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। अमेरिका ने इस पे बात से इनकार कर दिया कि ईरान इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे भी बहस हुई, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट आए और पाकिस्तान के एक न्यूट्रल किरदार के हवाले से बात आई कि क्या पाकिस्तान जो है वो इसकी नेविगेशन को, शिप्स की नेविगेशन को यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है, यानी कि कंट्रोल एक तरीके से आर्जी तौर पे पाकिस्तान के पास आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा फरीक है जिसका एतमाद खलीजी ममालिक में भी है, अमेरिका में भी है और ईरान में भी है। बहरहाल इस पर भी ऑब्वियसली इत्तेफाक नहीं हुआ, वरना ये सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पे ज़रूर है और हमारे वालों में भी ये कंसर्न है, और वो कंसर्न ये है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है कि मैं नेवल ब्लॉकेड के ज़रिए अब जो है शिप्स की आमदो रफ्त को यहाँ से देखूँगा, यानी कि ईरान का जो कंट्रोल है उसको ख़त्म करके हम अपनी वहाँ पे नेवी लगाएंगे और ऑब्वियसली उससे जंग एस्केलेट होगी, उससे मारामारी होगी, उससे फिर धमाके होंगे, और अगर अमेरिका कंट्रोल हासिल कर लेता है तो फिर क्या होगा। अब हमारा कंसर्न इसमें यह है कि हम तो चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेट है ये खुला रहे, सब मुल्क ही जाएंगे, लेकिन अगर इस पर ईरान का कंट्रोल नहीं रहता और अगर लेट्स सपोज अमेरिका कोई एडवेंचर करके यहाँ पर एस्केलेशन करके इसका कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो वो भी तो सूटेबल एक पोजीशन नहीं है किसी के लिए भी। जो इस खलीज में ममालिक है या इवन पाकिस्तान है या ईरान है, ये कैसे एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि एक वाटर जो कि पहले खाली था स्ट्रेट, अब वो अगर ईरान के कंट्रोल में नहीं है तो वो माजी की पोजीशन में नहीं जा रहा, वहाँ पे अमेरिकी नेवी आके कंट्रोल कर रही है और उनकी सिक्योरिटी में जो है आमदोरफ्त हो रही है। हाउ विल दिस बी एक्सेप्टेबल? ये भी किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये कंसर्न ज़रूरी है कि अगर इस नुक्ते पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला जो है वो फिर अमेरिका के हाथ में निकल जाए। अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या अमेरिका ये कर सकता है, हो सकता है कि अगर कर सकता होता तो ताकत से कर लेता, और अगर ताकत से नहीं कर सका तभी तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी लगा दी और आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स भी चल रहे हैं, वो फुटेजेस चल रही हैं, जिसमें प्रेस टीवी की मैंने एक फुटेज देखी है जिसमें वो अमेरिकन वॉरशिप है और उसको कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ से फ़ौरन निकलें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के पास से, या ईरान के जो करीब इलाके हैं, समुद्री इलाके, वहाँ से आप फ़ौरन निकलें और इंडियन ओशन में जाएं, वरना फिर हम आप पे अटैक कर देंगे। तो ये अब खतरात मंडला रहे हैं और ये देखें ना, ये अगर स्ट्रैटेजी लेट्स सपोज आई होप एंड प्रे के
डोनाल्ड ट्रंप पेशेंस का मुजाहरा करें और जब तक ये जंगबंदी है उसको जंगबंदी रहने दें और शायद इस दौरान रास्ता निकल आए, क्योंकि लेट्स सपोज अगर वो एक एस्केलेशन करके इसका कब्जा हासिल कर लेते हैं तो ऑयल प्राइसेस और शूट अप कर जाएंगी। यानी कि नेवल ब्लॉकेड से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल नहीं रहे, आप उसको मजीद बंद करने जा रहे हैं। तो जब आप मजीद बंद करेंगे तो जो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाईज हैं वो मुतासर होंगी, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इसीलिए जो भी इकदाम इसमें उठाना है वो देखभाल के उठा रहे हैं। बट पाकिस्तान की ये दो कंसर्न्स हैं कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और मुल्क के पास चला जाएगा और फिर वो ज़्यादा एक डिज़ास्टर होगा, और ऑब्वियसली एक जो न्यूक्लियर वाला मामला है वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। बट ऑब्वियसली ये बातें ऐसी हैं जो कि फौरी तौर पे तय नहीं होनी है। लेट्स होप एंड प्रे कि 9 दिन की जो सीज़ फायर है, और ये तो अब तक कहा जा रहा है कि सीज़ फायर विल रिमेन इंटैक्ट, ये होल्ड करेगा होपफुली इंशाल्लाह। बट आपको पता है स्पॉयलर्स है इसमें, अगर इसराइल हमला कर दे इनफैक्ट, और इसराइली मीडिया जो है ये खबरें भी दे रहा है कि इसराइल एक और अटैक की जो है वो तैयारी कर रहा है। ऑल्दो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं इसराइल में कि एक मुज़ाकरात को हम अभी भी मौका दे रहे हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे, पेशेंस इज़ द की। और पाकिस्तान का किरदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी बड़ा अहम है। कोई अगर एक मिसाइल उधर उधर जाता है, जैसे आपने देखा कि जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ है ईरान की, उस पर हमला हुआ, ईरान ने जवाब दिया सऊदी अरब पे, तो पाकिस्तान ने बड़ा ज़ोर दे के सऊदी अरब को रोका कि अभी आप कुछ ना करें। लेकिन इन मुज़ाकरात के दौरान एक और काम हुआ है, और वो ये है सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए। ख़बरें हैं कि शायद सऊदी अरब और ईरान मिलकर पाकिस्तान को $5 बिलियन देगा। और जिस वक्त ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी थे, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री से खबर आई कि पाकिस्तान के जेट्स और पाकिस्तान का जो स्क्वाड्रन है, एयर स्क्वाड्रन, एयरफोर्स के लोग यानी कि वो सऊदी अरब चले गए हैं सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए। यानी कि जो डिफेंस एक्ट है, डिफेंस पैक्ट है हमारा विद सऊदी अरब, उसको इन्वोक कर दिया गया है, वो एक्टिव है। हमारे वहाँ पे जेट्स भी मौजूद हैं और हमारे वहाँ पे पायलट्स भी मौजूद हैं, यानी कि वो सऊदी अरब की सरजमीन का दिफा करने के लिए पहुँच गए। इस खबर की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुज़ाकरात के ऐन वक्त ये खबर आई है। ऑल्दो हमारे ज़राए बताते हैं कि ये जो फ़ौज हमारी गई है वहाँ पे, एयरफोर्स गई है, वो इस मुज़ाकरात से 3-4 दिन पहले जा चुकी थी। तो अब खुदा ना खास्ता एस्केलेशन होती है और ईरान अगर दोबारा खलीजी ममालिक और बिलखसूस सऊदी अरब पे हमला करता है तो वहाँ पे तो हमारे जहाज़ भी हैं, हमारी एयरफोर्स भी हैं, वो दिफा भी करेंगी। उनको कोई खुदा ना खास्ता नुकसान पहुँचेगा तो क्या फिर ये तस्वर किया जाएगा कि ईरान ने अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट जंग छेड़ दी है। ये वो ख़तरात हैं बहरहाल जो इस वक्त मौजूद हैं, और इसीलिए पाकिस्तान अभी भी अपनी नेक नियति से कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी जो सीज़ फायर है वो इंटैक्ट रहे और इस दौरान शायद कोई लॉन्ग टर्म पीस का सलूशन निकाला जा सके। थैंक यू।